माय चैनल। आज क्लास 10th की सीरीज़ मैं वापस स्टार्ट कर रही हूँ। तो 2026-27 बैच के लिए जो है ये मैं क्रिएट कर रही हूँ। सभी चैप्टर्स हम जो हैं यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 1-2 लेके जितने भी आपके साइंस की बुक में हैं वो सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। तो आज जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वैसे तो पहले भी मैं ये जो चैप्टर है करवा चुकी हूँ, पर न्यू सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस। तो वापस से मैं आप लोगों को पूरा ही जो सिलेबस है वो करवाऊँगी। तो इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती हैं और कैसे इक्वेशंस जो हैं वो फॉर्म्स होंगी। यहाँ पे लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, एन आयरन तवा पैन नील इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोस्फियर, grapes get fermented, food is cooked, food gets digested in our body, we respire। तो जब हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं समर्स के टाइम पे, तो वो सड़ जाता है और दही जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ। आयरन, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में जब हम आयरन की कोई भी चीज़ रख देते हैं तो उसके ऊपर जो है रस्टिंग फॉर्म हो जाती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। ग्रेप्स जो है वो फर्मेंटेड हो जाते हैं। कुक जब हम खाना पकाते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होता है। खाना हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो केमिकल रिएक्शंस जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इस सब का टोटल मीनिंग ये है कि whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है उस टाइम पे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो है वो जलाया जा रहा है। यहाँ पे लिखा भी है कि मैग्नीशियम रिबन burns with a drizzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide। तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हुआ तो एक बहुत ही तेज़ वाइट फ्लेम जो है वो रिलीज़ होती है और जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है। वाइट पाउडर जो है वो फॉर्म होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जो कि एयर में प्रेजेंट होती है। ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लास 7th में दिखाया जाता है वैसे कई बार। फिर यहाँ पे हमें बताया है कि कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं जब भी एक केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स में आ भी जाता है कि कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। फिर हमारे पास यहाँ पे टॉपिक आ जाता है केमिकल इक्वेशंस का। यहाँ पे हमें मेनली बताया गया है कि केमिकल इक्वेशंस कैसे फॉर्म की जाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बना रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब ये बहुत लंबा है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का Mg होता है सिंबल, प्लस ऑक्सीजन का O2 होता है, फॉर्म करता है MgO।
फिर यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया गया है कि हम कैसे केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या लिखा है, Zn प्लस H2SO4 फॉर्म्स ZnSO4 प्लस H2O। अब ये जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है इसके एटम्स 1 एटम प्रेजेंट है और RHS साइड में भी 1 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन में 2 एटम्स प्रेजेंट है और RHS साइड में भी 2 प्रेजेंट है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, दोनों ही साइड हर एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिया है ट्राई करने के लिए, हमें दिया है Fe प्लस H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो 2 है, ठीक है। यहाँ पे Fe3 जो है वो मतलब Fe3 यहाँ पे Fe का सिर्फ 1 एटम है और जो O4 है और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन खाली 1 ही दिया है। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो हम Fe के आगे 3 लगा देंगे, जैसे कि हमें पार्शली करके बताया यहाँ पे। यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो यहाँ पे LHS साइड में Fe जो है वो 1 है, RHS साइड में 3 है, हाइड्रोजन जो है वो 2 है और RHS साइड में भी 2 है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमें बैलेंस्ड ही दिया गया है। पर ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को जो कि हमारे H2O में है, बैलेंस करने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, 4NFe3O4। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2O। अब इससे क्या होगा कि 4 जो है उसमें ऑक्सीजन को तो वो 4 दे ही दिया, पर 4 2 से 6 होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 6 हो गया है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 4 लगा देंगे, 4H2O हो जाएगा, ताकि यहाँ पे 6 एटम्स आ जाएं इसके हाइड्रोजन के। आगे इस स्टेप में बताया है। तो अब हम देख सकते हैं कि Fe प्लस 4H2O जो था फॉर्म्स करता है Fe3O4 प्लस 4H2O। अब हमें खाली Fe को जो है वो बैलेंस करना है। तो Fe के आगे हम 3 लगा देंगे। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो जाएगी। टोटल 3Fe प्लस 4H2O फॉर्म्स Fe3O4 प्लस 4H2O। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी Fe के जो है वो 3 एटम्स थे, यहाँ पे भी अब 3 एटम्स हो चुके हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो चुका है क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है। तो 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए हैं, यहाँ तो 4 एटम्स थे ही। अब 4H2O में 4H2O था, यहाँ पे भी 4H2O हो चुका है। तो सभी साइड्स जो हैं इसकी, बोथ साइड्स जो हैं उस वो इक्वल हो चुकी हैं और ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो चुकी है। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि
हमें फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स भी लिखने होते हैं। तो गैसियस, लिक्विड और एक्वेशियस फॉर्म्स होती हैं। सॉलिड स्टेट्स जो हैं और सॉलिड स्टेट्स भी होती हैं। तो गैस को हम G से लिखते हैं, लिक्विड को L से लिखते हैं, एक्वेशियस को AQ लिखते हैं जो कि वाटर मतलब सॉल्यूशन इन वाटर होता है, उसको हम AQ लिखते हैं, और सॉलिड को S लिखते हैं। तो यहाँ पे बताया कि 3Fe जो है वो सॉलिड है, 4H2O हाँ 4H2A जो वो गैस है फॉर्म करता है, Fe3O4 जो कि सॉलिड है, और 4H2A जो गैस है। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ जाती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स से, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है कि अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जैसे कि CaO जो है वो क्विकलाइम होता है, प्लस H2O जो है वो फॉर्म करता है CaOH2 प्लस हीट। तो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को की एक और यहाँ पे डेफिनेशन दी है, वो लिखा है कि when 2 or more substance elements or compounds combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। तो आपको जो यहाँ पे दो डेफिनेशंस दी गई हैं दोनों ही सही हैं, कोई सी भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। मैं जब 10th में थी मैंने तो ये ऊपर वाली लिखी थी जो कि सही भी थी, मतलब सही तो है ही, और ये इजी भी है लर्न करने में। तो आप ये वाली डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हो। पर ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, इसको भी लर्न कर लेना, आसानी रहती है। अच्छा, जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है, साथ में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, उनको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। ये यहाँ पे लिखा है रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया जाता है कि क्या डेफिनेशन होती है, तो वो आप यहाँ से याद कर सकते हो। फिर आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस पूरे पैराग्राफ में डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जैक्ट जिसको मैं बोलूँ कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन होता है 2 या फिर उससे ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंपल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 2FeSO4 का,
हीट की प्रेजेंस में 2FeO3 प्लस SO2 प्लस SO3 जो है वो रिलीज होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ये भी याद रखना है कि हीट की जब हम हीट को यूज़ करते हुए डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं उसको थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है व्हेन यू सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में और फॉर्म कर लेता है सिल्वर और क्लोरीन में। यहाँ पे बस इतना ही बताया गया है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी इसी तरीके से बिहेव करता है और उसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम में लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में देखने को मिलता है ये कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो फोटोग्राफी में काम आता है। तो वो सिल्वर ब्रोमाइड होगा, वो आपको लिख के आना है। साथ में ये केमिकल इसकी रिएक्शन है वो भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाती है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, करनी ही है मतलब। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ लिखा है अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिए कि Zn प्लस CuSO4 फॉर्म करता है ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले Zn अकेला था, मतलब ये जिंक है, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, उसने तो फॉर्मेशन हुई ZnSO4 की, मतलब जिंक सल्फेट की, और कॉपर जो है वो अकेला रह गया। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो लेड है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड जो था वो रिएक्ट हुआ, लेड क्लोराइड प्लस Cu जो है वो फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि लेड जो था वो मोर रिएक्टिव था, तो उसने डिस्प्लेस कर लिया क्लोरीन को अपने साथ में, तो वो साथ में मिलके लेड क्लोराइड बन गए और कॉपर जो है वो अकेला रह गया। यहाँ पे यही लिखा है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आयरन मतलब एक्सचेंज होता है आयरन के बीच में, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जो है फॉर्म करता है BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पहले जो
NaSO4 जो सल्फेट था वो यहाँ पे इसके साथ में आ गया है, और क्लोरीन जो पहले इसके साथ था वो यहाँ पे सोडियम के साथ आ गया है। तो सभी के दोनों ही रिएक्टेंट्स के आयरन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं, तो इसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया है। इसमें क्या होता है कि वन रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा जो है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि Cu+O2 हीट की प्रेजेंस में 2CO फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अच्छा यहाँ पे ये दूसरी वाली रिएक्शन का दिखाया है। ये इस वाले एग्जांपल में बताया कि CuO+H2 हीट की प्रेजेंस में Cu+H2O बन गए। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो रिडक्शन हो गया उसका, और हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं कि ZnO+C फॉर्म्स Zn+CO। फिर यहाँ पे हमें अच्छा, अब यहाँ पे हमें इसने सब टॉपिक दिया है कि हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें हमें सबसे पहले कोरोजन पढ़ने को मिलता है। कोरोजन क्या होता है? एक ब्लैक कोटिंग जो होती है वो हम देख सकते हैं कि सिल्वर पे या फिर कॉपर पे एक ग्रीन कलर की जो है कोटिंग आ जाती है। ये एग्जाम्पल होते हैं कोरोजन के। तो कॉपर जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ग्रीन कलर की एक कोटिंग फॉर्म कर लेता है, और वैसे ही जब सिल्वर ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आता है तो वो एक ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म कर लेता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सिल्वर ज्वेलरी जो होती है वो टाइम के साथ साथ काली पड़ जाती है। तो वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि सिल्वर जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होता है, तो वो ब्लैक कोटिंग जो है वो फॉर्म कर लेता है। और कॉपर भी आपने देखा होगा कि आपके घर में जो भी मंदिर वगैरह में बर्तन होंगे वो थोड़े टाइम में काले से पड़ जाते हैं या फिर हरे रंग के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोरोजन होने लग जाता है। फिर यहाँ पे हमें रेंसिडिटी के बारे में बताया गया है। रेंसिडिटी क्या होता है? जब फैट्स या फिर ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएं तब वो रेंसिड हो जाते हैं और उनका स्मेल या फिर टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब भी हम फैट्स, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप मान लो आप मार्केट से चिप्स का पैकेट खरीद के लाए। अब चिप्स आपने थोड़ी देर के लिए खोल के आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दिए, तो आप देखोगे कि यार इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गए, उसके फैट्स और ऑयल्स जो थे वो ऑक्सीजन के साथ में, तो इसीलिए उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो यूजुअली जिन फूड्स में फैट्स और ऑयल्स ज़्यादा होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले जाते हैं ताकि वो
फूड जो है वो फ्रेश रहे। अब यहाँ पे हमें बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें मैन्युफैक्चरर्स जो है वो नाइट्रोजन डाल देते हैं ताकि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज होने से बच सकें। तो बस ये इतना ही चैप्टर था, समरी वगैरह आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ लेंदी ये चैप्टर था नहीं, इजी सा है बहुत। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने मार्किंग्स कर रखी हैं कुछ कुछ, तो वो इम्पॉर्टेंट मार्किंग्स हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, क्लास 10 स्टडी लाइव विद एनाक्षी पे। और यहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब आपके पास आए तो आप उससे भी अच्छे से लर्न कर सकें। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और बस इसी के साथ अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।